नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से नेपाल ने एक हिमाकत की थी कि नक्शे में भारत के 3 क्षेत्रों कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को दिखाया था और इसके तहत 335 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया उसने अपने नक्शे में दिखाकर ये दावा किया था कि ये नेपाल के हिस्से हैं, जबकि भारत के ये तीनों क्षेत्र हैं। और भारत ने एक सड़क का यहाँ पर उद्घाटन किया था जो लिपुलेख दर्रे तक जाती है। इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था और उसके बाद नेपाल ने इसको लेकर तमाम पहले प्रपंच किया और बाद में अपनी संसद में उस नक्शे को लेकर एक संवैधानिक संशोधन पास करा लिया। उसी लिपुलेख दर्रे के पास में एक बड़ी सूचना आ रही है कि चीन ने अपनी एक पीएलए की बटालियन को लगा दिया है। एक बटालियन में लगभग 1000 सैनिक होते हैं और ये लगाने के पीछे चीन का मकसद ये है कि चूंकि ये विवादित जगह है और इसके माध्यम से वो लिपुलेख में आगे तक बढ़ सकता है। वहाँ पर जिस तरीके से नेपालियों की घुसपैठ हो रही है, भारत सरकार ने इसको लेकर ऑब्जेक्शन किया था तो नेपाल ने ये कह दिया था कि ये चूंकि उसी का इलाका है इसलिए वो अपने नागरिकों को वहाँ जाने से नहीं रोकेगा। दरअसल नेपाल जिस तरीके से चीन के उकसावे में बोल रहा है, हरकतें कर रहा है, उसके पीछे कई कारण हैं और इसी को लेकर भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि नेपाल के साथ भारत के पुराने संबंध रहे हैं, लेकिन अब नेपाल किसी दूसरे के उकसावे में आकर इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहा है। और इसके ऊपर केपी शर्मा ओली ने नेपाली सेना के प्रमुख को बोला था कि वो भारतीय सेना के प्रमुख को जवाब दें, तो नेपाली सेना के प्रमुख ने कह दिया था कि वो इसका जवाब नहीं देंगे, ये राजनीतिक मामला है और आप राजनीति से निपटिए। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में चीनी राजदूत हाउ यांकी का दबदबा बढ़ा और उसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री की सरकार गिरती हुई नजर आई। एक तरफ धवल प्रचंड थे और दूसरी तरफ ओली थे, लेकिन ओली किसी तरीके से हाउ यांकी के माध्यम से नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को दबाव में लेने में कामयाब हो गए और गिरते गिरते सरकार को बचा गए। लेकिन इसी बीच केपी ओली ने एक बयान भी दिया था और उन्होंने ये कहा था कि भारत के इशारे पर नेपाली सरकार को गिराने की कोशिशें हो रही हैं। इसको लेकर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ संबंध बिगाड़ने के लिए 3 बहुत बड़ी गलतियां की हैं। एक तो उन्होंने भारत के साथ नक्शे को लेकर विवाद पैदा किया, दूसरे उन्होंने भारतीय जो प्रतीक चिन्ह है उसको लेकर भी मजाक उड़ाने की कोशिश की और बाद में जिस तरीके से वो नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी को चीन के सामने गिरवी रखते हुए नजर आ रहे हैं, उसके पीछे भी यही है कि उनकी मंशा भारत को लेकर ठीक नहीं है और भारत के साथ जो पुराने संबंध चले आ रहे हैं नेपाल के, उनको बिगाड़ने की कोशिश करते हुए ओली दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ जिस तरीके से नेपाल में विरोध भी हुआ था इस बात को लेकर, लेकिन नेपाली प्रधानमंत्री पूरी तरीके से हाउ यांकी के बस में हैं और यही वजह है कि अब वो चीन के हर चारे पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाए भारतीय सेना की, तो भारतीय सेना एलएसी पर पहले ही अपनी एक और डिवीजन बढ़ा चुकी है। भारतीय सेना ने चीनी सेना के जवाब में 35,000 सैनिकों को लगा दिया था और इसके पीछे कारण यही है कि एक तरफ चीन ये कह रहा है कि वो एलएसी से पीछे हट रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में चीन अभी भी ड्रामा कर रहा है और इस पर पैनी नज़र बनाए हुए है भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारत की सरकार। इसी को लेकर जिस तरीके से चीन ने अरुणाचल और सिक्किम के इलाकों के आसपास भी जिस तरीके से सेना का दबाव बढ़ाने की कोशिश की है। चीन ये चाहता है कि किसी भी तरीके से जो कोरोना काल चल रहा है और पूरी दुनिया जब संकट में है उसका फायदा उठाया जाए और पूरी दुनिया का ध्यान कोरोना की महामारी से हटाकर युद्ध की तरफ ले जाया जाए, जिससे ऐसा लगे कि दुनिया में युद्ध होने वाला है, विश्व युद्ध की संभावना बनने वाली है और लोग चीन को उसके किए के लिए माफ कर दें। लेकिन दूसरी तरफ नेपाल जिस तरीके से चीन के हाथों में खेल रहा है उसके तहत अब एक बार फिर से नेपाल ने चीन के द्वारा जो एक ल्हासा से काठमांडू पोखरा का जो रेल प्रोजेक्ट था उसके लिए फिर से अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। $30 करोड़ का ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, इसको लेकर नेपाल ये चाहता है कि ल्हासा जो तिब्बत में है वहां से एक रेलवे लाइन बनाई जाए और चीन इसके लिए पूरी तरह फंडिंग करने की फिराक में है। चूंकि चीन की नीति ये रहती है कि वो गरीब देशों को जहां पैसे की जरूरत होती है वहां पहले पैसा देता है और फिर उसके बाद में अपने पक्ष में तमाम तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके चीनी कंपनियां उन इलाकों पर, वहां की सरकार पर और वहां के प्रशासन पर कब्जा करने की कोशिश करती है, जैसा कि उन्होंने पाकिस्तान में किया। इसका असर भी अब देखते हुए मिल रहा है कि नेपाल की जो सेना है वो अब पाकिस्तान की तर्ज पर कॉरपोरेट आर्मी बनने की फिराक में बैठी हुई है। जैसे पाकिस्तान की सेना
सेना तमाम तरीके के कारोबार चलाती है, तमाम तरीके के व्यापार करती है, प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करती है और उसकी वजह से पाकिस्तान की सेना को सबसे भ्रष्ट सेना भी कहा जाता है। वही चीज़ अब नेपाल में शुरू करने की फिराक में नेपाली सेना के लोग हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से तमाम दीगर काम करना चाहते हैं और नेपाली सेना को ऐसे कामों में इन्वॉल्व करना चाहते हैं जिससे कि उसकी जो लड़ने की क्षमता है वो कमज़ोर हो जाए। और इसके पीछे चीनी चाल भी नज़र आ रही है, क्योंकि चीन नहीं चाहता कि नेपाल की सेना मजबूत रहे और ज़रूरत पड़ने पर अगर चीन को ज़रूरत पड़ेगी तो नेपाल का वो काफ़ी हिस्सा आराम से दबा सकता है। अगर नेपाल की सेना मजबूत रहेगी तो चीन ऐसा करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। दूसरी तरफ चीन भारत के सामने नेपाल को उकसाकर और उसको बढ़ावा देकर ये दिखाना चाहता है कि एलएसी के अलावा भारत की जो सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है उस पर भी वो दबाव बनाकर भारतीय सेना को वहाँ तैनात करने के लिए भारत को मजबूर करना चाहता है। क्योंकि अगर संबंध खराब होंगे तो भारतीय सेना जो कि नेपाल से जुड़ी सीमा पर नहीं लगती है और उसको रक्षा के लिए केवल एसएसबी जैसे जो अर्धसैनिक बल हैं उनको लगाया जाता है और वो भी हर जगह नहीं होते हैं। लेकिन अब जब से ये संबंध खराब होते जा रहे हैं उसके बाद भारत को इस बारे में भी विचार करने की ज़रूरत है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से नेपाल को बढ़ावा देने के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक नई चाल चली और उन्होंने ये कहा कि वो नेपाल को चीन के बराबर का दर्जा देते हैं। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत हमेशा नेपाल को छोटे भाई के तौर पर कहता रहा है। चीन ये दिखाना चाहता है कि वो नेपाल को बराबर का राष्ट्र मानता है, जबकि भारत नेपाल को एक छोटे स्तर का देश मानकर उसको छोटे भाई का दर्जा देता है। ये सारी चीज़ें चीन उस योजना के तहत कर रहा है जिससे भारत और नेपाल के संबंधों को बिल्कुल खत्म करा दिया जाए और उसका फिर फायदा उठाया जाए। जैसा कि माओ की नीति थी, माओ कहा करता था कि ये जो नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश है ये या लद्दाख है, ये 5 उंगलियां हैं जो कि हथेली यानी चीन से जुड़ी हुई हैं और हम इन सभी उंगलियों को अपने में मिलाकर ही रहेंगे। उसी के तहत अब वो नेपाल के ऊपर डोरे डाल रहे हैं, तमाम तरीके की रणनीति अपना रहे हैं और उसी के तहत हाउ यांकी को नेपाल में राजदूत बनाकर भेजा गया। हाउ यांकी के विषजाल में फंसे केपी ओली और कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम नेता उसका विरोध करते रहे, लेकिन उसके बावजूद केपी ओली अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। दूसरी तरफ नेपाल ने एक और बड़ी हिमाकत करने की कोशिश की है और उसने जो नक्शा नया बनाया है उसको लेकर अंग्रेजी में अनुवाद कराया जा रहा है और उसको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भेजने की तैयारी वो कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर तमाम गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर भी वो उस नक्शे को लोड करा देना चाहता है, जिसमें कि जो तिकोना एरिया है कालापानी, लिपू लेक और लिपियाधुरा का, उसको अपने क्षेत्र में दिखाकर वो ये दावा करना चाहता है कि भारत ने इसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ था और इसी को मुद्दा बनाकर चीन फिर भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को हवा देगा और ये कहेगा कि जैसे भारत अक्साई चीन को लेकर दावा करता है वैसे ही भारत ने नेपाल के भी हिस्सों को दबा रखा था। चीन पहले से कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख उसका है, जबकि ये भारतीय हिस्से हैं और भारतीय सेना ने भी बता दिया है कि वो किसी भी हालत में अब चीन के मंसूबों को पूरा नहीं होने देगी। यही वजह है कि भारत ने अपनी तमाम सेनाओं को एलएसी के ऊपर तैनात कर रखा है और भारत ने फ्रांस के साथ जो राफेल की डील हुई थी उसमें भी तेजी लाने के लिए फ्रांस से बात की थी, जिसके तहत 5 राफेल विमान भारत में आ चुके हैं और उनकी तैनाती भी अंबाला के एयरबेस पर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने नाग जैसे तमाम टैंक हो या दूसरे अपाचे, चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी सीमा के ऊपर जो गश्त बढ़ा रखी है उससे चीन को अपने मंसूबे पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चीन को यह डर भी सता रहा है कि अगर भारत ने अक्साई लद्दाख को अपने हिस्से में मिला लिया, अपने क्षेत्र में मिला लिया, तो फिर उसका जो सिकियांग प्रांत है उसकी और तिब्बत के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो रुक जाएगी, जो कि भारत से युद्ध से पहले 1959 में उसने एक रास्ता बनाया था और उसी के माध्यम से सिकियांग प्रांत से उसका संबंध रहता है। ये वही प्रांत है जिसको लेकर चीन हमेशा परेशान रहता है क्योंकि ये पश्चिम एशिया से चीन को जोड़ता है। अगर चीन की वहां से कनेक्टिविटी रुकती है, कनेक्टिविटी में अवरोध पैदा होता है, तो चीन का ये प्रांत उससे अलग भी हो सकता है। यही डर चीन को सता रहा है और इसीलिए वो भारत के साथ संबंधों को तनाव में लाने के लिए लद्दाख के अलावा लिपू लेक जैसे इलाकों के आसपास भी
चीनी सेना की तैनाती बढ़ा रहा है। सिक्किम और अरुणाचल के प्रदेशों में भी जो क्षेत्र हैं एलएसी के आसपास, उनमें अपनी तैनाती दिखाकर वो ये बताना चाहता है कि पूरी एलएसी पर उसका ध्यान है, जबकि उसकी जो मेन षड्यंत्र है वो लद्दाख को लेकर है। लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह चौकस बनी हुई है और भारत ने नेपाल को भी बार बार ये आगाह किया है कि वो किसी के बहकावे में आकर इस तरीके की हरकतों को अंजाम न दे। दोनों देशों के बीच में जो सदियों से संबंध चले आ रहे हैं और जिस तरीके के सांस्कृतिक संबंध भारत और नेपाल के बीच में है, नेपाल के लोग आकर भारत की सेना में नौकरी करते हैं, भारत के लोग नेपाल घूमने जाते हैं और तमाम जो लगे हुए इलाके हैं उनमें रोटी बेटी का भी संबंध है, उसको बिगाड़ने की कोशिश नेपाल को नहीं करनी चाहिए। लेकिन नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ऊपर जिस तरीके से हाउ यांकी का जादू छाया हुआ है, उसके बाद लगता है कि जब तक ओली कुर्सी पर है तब तक यही सब नेपाल में चलने वाला है और भारत को इसको लेकर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।